Hello everyone, hope you all are doing well. As promised earlier, I am here with your chemistry chapter metals and non-metals. In this series guys, since we have ample of time right now and also NCRT as I've already mentioned is very important. So we will explore this chapter in detail through NCRT. And yes, जो extra points होंगे, जो extra कुछ भी information होगी, that we'll discuss side by side along with the NCRT. Also guys, to come up with one video while exploring NCRT in such a detailed manner is not practically possible. So there would be 3 to 4 lectures of this chapter. I'll try to shorter them up. कोशिश करूँगी कि थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बन जाएं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, थोड़ा हेक्टिक ना हो. बट 3 से 4 लेक्चर्स तो बनेगा ही शायद से. ऑल्सो एक रिक्वेस्ट है कि ये जो भी लेक्चर सीरीज़ आ रही है इसे एटलीस्ट अपनी क्लासमेट्स, अपने फेलोमेट्स के साथ शेयर कर देना. जो आपके साथ पढ़ रहे थे एटलीस्ट उनके साथ तो कर देना, क्योंकि दिस ऑल्सो एनकरेजेस मी कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो वीडियो बना ली जाए. अदरवाइज़ थोड़ा सा आलस आ जाता है वीडियो बनाने में. और अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग एक्साइटमेंट भी दिखाओगे तो फिर मुझे भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द वीडियो. कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ लेना, या कुछ आप कुछ कहना चाहते हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप वो वहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि सिर्फ वीडियो ही नहीं देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं. ऑल्सो ये चैप्टर अब इस बार थोड़ा अलग तरीके से डिटेल में जाने वाला है. जैसे क्लास में किया था वो नोट्स बनाए थे अलग तरीके से, ये एनसीईआरटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो इधर से निकलेंगे आपके एमसीक्यूज़ स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए. तो अपना अलग से एक शॉर्ट में इस चैप्टर को लिखते भी जाना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगी. सो लेट अस मूव नाउ. ओके एवरीवन, तो लेट अस ऑल बिगिन विद दिस. हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अब हम लोग एनसीईआरटी को रीड करते हुए थॉरोली पढ़ने वाले हैं. ओके अब ये क्या कह रहा है? इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स. यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स. अब अगर आप लोगों को याद होगा, नहीं भी होगा तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो भी, जो एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास वो होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, और एक तीसरा होता है हमारे पास मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स ओके. अब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द अनदर वन इज मेटलॉइड, ये हम लोग ना क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. और ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ये एक्चुअली में होते क्या है? जो मेटल्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था क्लास 9th में कुछ तो, कि कुछ तो शायद से ये लस्ट्रस होते हैं, शायद से ये हार्ड होते हैं. याद करो, याद आ रहा होगा, शायद आ ही रहा होगा याद. और नॉन मेटल्स जो होते हैं ये हमारे लस्ट्रस नहीं होते हैं, ये हमारे मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं मेटल्स. और नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, ये मैलेबल होते हैं, जिसे हम अभी फिर से भी रिवाइज करने ही वाले हैं. ये मैलेबल नहीं होते नॉन मेटल्स. और एक हमने पढ़ा था मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होता है? इन मेटलॉइड्स को ही हम ना बच्चों सेमी मेटल्स भी कहते हैं. मेटलॉइड्स को ही हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं. और ये सेमी मेटल्स हैं क्या? ये बिल्कुल वैसा है जैसा, अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ. सोचो कि ये जो मेटल वाला बच्चा है ये एक स्टेट बोर्ड का बच्चा है. सोचो, चलो इसे एक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. इमेजिन कि एक ही क्लास में, ये मेरी एक क्लास है और इस एक ही क्लास में मेरे पास एक स्टेट बोर्ड का बच्चा है. ओके. और एक मेरे पास आईसीएससी का बच्चा है. अब ये जो स्टेट बोर्ड वाला बच्चा है इसकी नेचर कैसी होने वाली है? जैसे हम अपनी क्लास में देखते आए हैं, मैंने जैसे अपने स्कूल लाइफ में देखा है कि स्टेट बोर्ड वाला बच्चा थोड़ा सा शैतान, ओके, थोड़ा सा नॉटी, मिस्चीवियस, ओके. और आईसीएसई वाला बच्चा कैसे? थोड़ा सा शरीफ, काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड, ओके, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा, थोड़ा सा वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड,
सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ओके। कोई इसको ऑफेंसिव ना हो जाना इससे, ठीक है। सिर्फ समझा रही हूँ कि ये स्टेट बोर्ड वाला बच्चा थोड़ा नॉटी, थोड़ा मिस्चीवियस, सब कोई आके मुझे बोले नहीं मैम हम तो स्टेट बोर्ड वाले, हम मिस्चीवियस नॉटी नहीं, बेटा जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ओके। आईसीआईसी वाला बच्चा जैसे सोफेस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड। फिर आ जाते हैं इसके बीच में सीबीएसई वाले। अब यहाँ पे सब मिल जाएंगे, ये वाले भी मिल जाएंगे और ये वाले भी मिल जाएंगे। यही है हमारा एलिमेंट की कैटेगराइजेशन। इसे मान लीजिए मेटल, मान लीजिए, हाँ कोई ऐसे ऑफेंड नहीं हो जाना मैम हमें मेटल क्यों बोला, हमें नॉन मेटल बनना था, या ये बोले हमें नॉन मेटल क्यों बोला, हमें मेटल बनना था, जस्ट समझा रही हूँ कि ये मेटल और ये नॉन मेटल, और ये जो दोनों के बीच में आ गया ये क्या है, मेटलॉइड। आई होप इस एग्जाम्पल से ये याद रह जाएगा, ये सिर्फ याद रखने के लिए ही बताई जा रही है, ठीक है। तो ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्लास 9th में आपने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े और आपने देखा कि उसे मेटल और नॉन मेटल में हमने क्लासिफाई किया। यस, हमने तो मेटलॉइड्स भी देखे, ओके। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। अब अपनी डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल के कुछ यूजेस के बारे में सोचो। ये तो हम सबको ही पता है, मेटल तो यार हर जगह मेटल है, हर जगह आपको नॉन मेटल दिखने वाला है। अभी नॉन मेटल की कितनी सारी एग्जाम्पल है, मेटल की कितनी सारी एग्जाम्पल है। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक व्हाइल कैटेगराइजिंग दीज एलिमेंट्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है भाई साहब, ये वाली प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी डिस्कस की। उसके बाद अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न नहीं करनी है, आप एक नेचुरल सिनेरियो में ही देखो। देखो एक वाटर बॉटल ही देख लो आप, स्कूल में ले जाने वाली आपकी वाटर बॉटल, जो मेटल की वाटर बॉटल नहीं होती है, स्टील जैसी जो। अब ये वाटर बॉटल कितनी लस्ट्रस होती है, हार्ड होती है, डक्टाइल होती है। डक्टाइल तो मतलब ये बॉटल को कैसे डक्टाइल बता दूँ, डक्टाइल एज इन कि ये जो मेटल है ये डक्टिलिटी की नेचर रखता है, मैलेबिलिटी की नेचर रखता है, मतलब शीट्स में और वायर में कन्वर्ट हो सकता है। इसको देखूं अगर मैं बॉटल को, मेटल की बॉटल को, और अगर इसको मैं किसी चीज़ के साथ बजाऊं, पीटूं, तो ये स्नोरस साउंड देगी, है ना, एकदम से कान में चुभने वाली साउंड देगी। वेराज ये जो नॉन मेटल्स हैं ये ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज मेटल्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन मेटल्स की या नॉन मेटल्स की, दीज एलिमेंट्स की, ये इनके यूजेस से कैसे रिलेटेड है। देखो बच्चों, हम लोग जो बॉटल ले रहे हैं क्या वो मेटल की नहीं ले रहे, या एलॉय मान लो, एलॉय या मेटल की बॉटल नहीं ले रहे, हम नॉन मेटल की बॉटल ले सकते हैं क्या। आप क्या कभी मैं आपको बोलूँ कार्बन बॉटल लेके जाओगे क्या वो आपका पानी वैसे स्टोर कर पाएगा। सिर्फ एक बॉटल की एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। जैसे आपकी स्कूल में स्कूल बेल होती है स्कूल बेल, क्या वो नॉन मेटल की होगी तो क्या वो पूरे स्कूल में साउंड देने वाली है क्या, मेटल की वजह से ही देगी। और वैसे ही कुछ चीज़ें जहाँ पे नॉन मेटल की ज़रूरत है वहाँ हमें मेटल यूज़ करके वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ये हैं हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसे आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले हमारे टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग अ सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो सच है, अगर किसी को भी मुझे ग्रुप करना है तो मैं सबसे ईजीली कंपेयर करूँगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोजिडली आपको आपकी टीचर बोले कि अपनी क्लास में जो बच्चे हैं इनको 2 तरीके में बांट लो, 2 ग्रुप्स में बांट लो और वैसे ही इनकी सिटिंग अरेंजमेंट कर लो, ठीक है। 2 ग्रुप्स में बांट लो और वैसे ही इनकी सिटिंग अरेंजमेंट कर लो, ठीक है। आप क्या करने वाले हो सबसे ज़्यादा, अगर हम थोड़ा सा पार्शियलिटी को छोड़ दें और ये हमारे पास बोर्ड है तो मैं तो ये करूँगी कि मैं पूरी क्लास को ऐसे डिवाइड कर दूँगी कि सबसे आगे छोटी हाइट वाले बच्चे बैठेंगे, फिर उनसे थोड़ी लंबी हाइट वाले, फिर थोड़ी लंबी हाइट वाले, और एंड में सबसे लंबे वाले, टॉलेस्ट, है ना, टॉलर, और ये टॉलेस्ट वाले बैठेंगे। मतलब अगर मैं पार्शियलिटी ना करूँ, अगर मैं ये ना बोलूँ कि मेरा दोस्त है वो मेरे साथ बैठेगा, ऐसा ना करूँ तो ठीक है ना। मैंने ये जो 2 ग्रुप की अरेंजमेंट की, ये मैंने कैसे की, ये मैंने की इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, है ना। जैसे आप मॉर्निंग असेंबली जब आपकी होती है तो आप मॉर्निंग असेंबली में कैसे खड़े होते हैं,
क्या मैम ऐसे देखती है क्या कि ये बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इसे मैं आगे खड़ा करूँ, इसने मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया इसे पीछे खड़ा करूँ, या ये बहुत अच्छा गाता है, ही इज़ अ गुड सिंगर, इसको आगे खड़ा करना चाहिए, ही इज़ अ गुड डांसर, इसको थोड़ा साइड पे खड़ा करना चाहिए या बीच में खड़ा करना, ऐसा नहीं होता है ना। हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ईजी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर ईजी टू कंपेयर अ सब्सटेंस और टू ग्रुप सब्सटेंसेस। ओके, लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके साथ साथ में क्या आउटकम आएंगे वो भी देखते जाएंगे। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि एक्टिविटी 3.1 में आ जाते हैं। ये कह रहे हैं टेक अ सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अब कह रहे हैं कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सैंपल उठा लो और इनकी अपीयरेंस देखो और इनकी सरफेस को क्लीन करो बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर। सैंड पेपर आई होप सबको पता होगा, ये जो सैंड पेपर होता है ना ये थोड़ा सा खुरदुरा सा पेपर होता है, ठीक है। अब इस सैंड पेपर को हमने क्या करना है, रब करना है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सरफेस पे, और उसके बाद उसकी अपीयरेंस हमें नोटिस करनी है। सोचो, खुद से सोचो, अगर आप इन मेटल की सरफेस पे सैंड पेपर को रब करोगे तो उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, लस्ट्रस नहीं हो जाएगी, थोड़ी शाइनी नहीं हो जाएगी, लस्ट्रस हो जाएगी, राइट। तो ये लस्ट्रस सरफेस जो हो गई ये हमें क्या बता रहा है कि मेटालिक लस्टर के बारे में ये एक्टिविटी हमें बता रही है। दिस एक्टिविटी इज टेलिंग अस अबाउट मेटालिक लस्टर, कि जो मेटल्स होते हैं मेटल्स आर शाइनी। ये एक्टिविटी 3.1 किस लिए थी, हमें ये बताने के लिए कि मेटल्स आर शाइनी इन नेचर। Metals in their pure state have shining surface. This property is called metallic luster. ये हाईलाइट हो जाना चाहिए पॉइंट। मेटल अपनी प्योर स्टेट में जब होते हैं तो शाइनिंग होती है इनकी सरफेस, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर। नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड एक्टिविटी। अब सेकेंड एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं टेक अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, सबके सब मेटल्स हैं। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद शार्प नाइफ, नोट योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या लगता है कि ये जो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या मैग्नीशियम है, क्या ये शार्प नाइफ से कट होने वाले हैं, चाकू से कट हो जाएंगे क्या, चाकू से कट हो जाएंगे क्या, क्या सोचते हो, होंगे, नहीं होंगे। ये चाकू से कट तो नहीं, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इनको छोड़ो, पहले लोहा ही जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आप लोहा ही सोचो, आप इसको चाकू से कट करो तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल्स हैं ये सॉफ्ट नहीं है नेचर में, विद एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन, सोडियम मेटल जो है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड। अब इससे मुझे क्या पता चलता है, मेटल्स आर हार्ड, जनरली हार्ड, ठीक है। मैंने ये पहले भी कहा है कि जनरली से ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सिर से बला उतारते हैं, भाई जनरली बोला था, क्योंकि सोडियम की एक्सेप्शन है, ठीक है, सोडियम कट जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। You find these metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal. हाँ, होते तो हार्ड है पर ये हार्डनेस वेरी करती है, कुछ ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ थोड़े कम हार्ड होते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 3.3 क्या कह रही है, टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन। एक ब्लॉक ऑफ आयरन, एक आयरन का ब्लॉक ले लिया और उसके ऊपर कोई एक मेटल रखा, जिंक ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, लेड ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, ठीक है। और उसको एक हैमर के साथ, एक हथौड़ा, हैमर इज़ व्हाट, हथौड़ा, इस हथौड़े के साथ 4-5 बार स्ट्राइक करना है, मारना है। आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या ये अगर ये ऐसे मैंने मेटल लिया है तो क्या ये फैलेगा थोड़ा सा जब मार खाता जाएगा, हाँ इसकी शेप चेंज होगी, शेप चेंज होगी। और दूसरे मेटल्स के साथ भी ऐसा करते रहेंगे, इन सब के साथ जब भी हम इन सब के साथ ऐसा करेंगे, इनकी थोड़ी सी, अगर मैंने ये सपोजिटली इतना सा लिया है तो इसकी थोड़ी सी शेप चेंज होने वाली है, ठीक है। और ये जो इसकी शेप चेंज हुई है, इससे मुझे क्या पता चला कि मैं ये जो मेटल है इसको शीट की फॉर्म में बीट कर सकती हूँ, मार मार के इसको शीट बना सकती हूँ,
ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मार मार के मुरब्बा बना दिया, मार मार के शीट बना दी। मार मार के शीट बनाने की ही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है, ये है मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। ये आगे क्या कह रहा है? You will find that some metals can be beaten into thin sheets. Yes, of course, these metals can be beaten into thin sheets. और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलेबिलिटी। हाईलाइट तो करना बनता है इस पॉइंट को। और कह रहा है, डू यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलेबल मेटल्स। ये हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं क्लास में कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल्स हैं। और आपको अगर याद होगा तो गोल्ड के बारे में मैंने कुछ बताया था। गोल्ड ऑफ सम ग्राम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन वायर ऑफ सम किलोमीटर्स। देखो आगे बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यहाँ तो हमने पढ़ा मैलेबिलिटी, मार मार के मुरब्बा बना दिया, शीट बना दी। ठीक है, आई होप ये जो मैं बीच में यूज़ कर रही हूँ ना फ्रेजेस, इससे आपको ये याद रहे इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद जब इसे मार मार के वायर में बनाने वाले हैं, हम लोग वायर की फॉर्म में ड्रॉ करने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है? ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है कि मैं किसी मेटल को वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप अपनी रियल लाइफ में देख सकते हो वो ये है कि आपके घर में बेटा इलेक्ट्रिसिटी आ कैसे रही है? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है विद द हेल्प ऑफ वायर्स, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज दीज वायर्स आर मेड अप ऑफ सर्टन metals such as copper, aluminium and silver. ओके, अब देखो, मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग बताएंगे खुद से। You will arrange these three metals in the order of their conductivity in the comment section. मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये तीनों मेटल की कंडक्टिविटी की ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मेटल कंडक्ट करता है, फिर कौन सा और फिर कौन सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पॉइंट जो हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द MCQ point of view. Gold is most ductile metal. You will be surprised to know that a wire about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. Very very important. याद करो, मैंने क्लास में भी कहा था कि बहुत ज़्यादा important है. Okay? और क्यों? It is because of their malleability and ductility that these metals are given different shapes according to our needs. ये जो गोल्ड है ना, ये एक्सपेंसिव भी तो क्यों है? 2-4 रीज़न थे, उनमें से एक रीज़न ये भी तो था कि ये डक्टाइल और मैलेबल बहुत अच्छे से है ना। कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी ज्वेलर के पास गए और उसे बोला कि ये वाला डिज़ाइन चाहिए, और उसने बोला नहीं नहीं जी, ये वाला डिज़ाइन गोल्ड में बन ही नहीं सकता, गोल्ड तो इतना वायर फॉर्म में जाएगा ही नहीं। कितनी बारीकी का काम होता है गोल्ड में, क्योंकि वो मैलेबल और डक्टाइल बहुत ज़्यादा है। और ये जो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है ना मेटल्स की, इसी की वजह से इनको अलग अलग शेप दी जाती है। जैसे यहाँ आ जाएं वापस, तो वाटर बॉटल की बात कर रहे थे। अब वाटर बॉटल की शेप ही तो है जिस वजह से वो मेटल यूज़ कर रहे हैं, नॉन मेटल थोड़ी यूज़ कर रहे हैं। एक रीज़न, हाँ एक रीज़न ये भी तो है। ठीक है, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल्स? कुकिंग वेजल्स के लिए कुछ मेटल्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से मेटल्स होते हैं भाई? वो जो कुकिंग के लिए, जो बर्तनों के लिए, कुकिंग वेसल्स आर बर्तन जो किचन में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए कुछ मेटल्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं वो? कुकिंग वेसल्स आर बर्तन, जैसे कि हमारे पास स्टील, स्टेनलेस स्टील बेसिकली तो एलॉय है, आगे पढ़ेंगे भी। फिर एलुमिनियम, राइट, एलुमिनियम होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, पर्टिकुलरली कास्ट आयरन। ठीक है, ओके।
मेटल्स का यूज़ करते हैं, कौन से वाले, ये कुछ मेटल्स। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेजल्स? क्यों यूज़ करते हैं हम यही कुछ चुनिंदा मेटल्स ही क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग वेजल्स बनाने के लिए, कुकिंग वेजल्स बनाने के लिए? पहले ना इस एक्टिविटी से कुछ समझते हैं। अभी ये कह रहा है, इसका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। पहले इधर एक्टिविटी से कुछ समझते हैं। कह रहा है टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, एक एल्यूमिनियम या कॉपर वायर ले लो, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड। अब ये पिक्चर देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोई मेटल की वायर या तो एल्यूमिनियम की ले लो या फिर कॉपर की वायर ले लो और उसको एक स्टैंड पे लगा दो, ठीक है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। इस फ्री एंड पे वैक्स से एक पिन को चिपका लो, ठीक है। इस फ्री एंड पे वैक्स से एक पिन को चिपका लिया। हीट द वायर विद स्पिरिट लैम्प। अब ये स्पिरिट लैम्प, ये बर्नर से वायर को हीट करते जाओ, बर्नर से इसको गर्म करते जाओ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? अब कुछ देर के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पिन होगी ना, ये जो पिन है, क्या ये पिन गर्म हो जाएगी या ठंडी रहेगी? ये क्या होने वाला है इसको ज़रा सोचो। ये पिन ना गर्म हो जाएगी। ये पिन गर्म क्यों हो गई? यहाँ पे हीट दी ना, तो फिर ये पिन क्यों गर्म हो गई? इससे मुझे, इस एक्टिविटी से मुझे क्या पता चला? इस एक्टिविटी से मुझे ये पता चला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यहाँ हीट दी है तो यहाँ पे पिन भी गर्म हो रही है, ओके। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ऑल्सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो पिघला नहीं होगा ये, तब तक गर्म हो रहा है ना। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। फिर से एग्जाम परस्पेक्टिव से, एमसीक्यू के परस्पेक्टिव से बहुत ज़रूरी है ये 2 पॉइंट्स। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये जितने भी पॉइंट्स हम हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये सब के सब पॉइंट अपनी नोटबुक पे साइड पे लिखते जाओ, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट, कंसाइज पॉइंट बना लीजिए अपनी फेयर नोटबुक पे या फिर रफ नोटबुक पे, ओके। अब आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी 3.6। एक्टिविटी 3.6 से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने की जो एक्टिविटी 3.1 जो हमने एक्टिविटी की, उससे हमें क्या पता चला कि मेटल जो हैं उनमें क्या है, मेटालिक लस्टर, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलते भी जाना, ओके। 3.2 में हमने क्या देखा कि मेटल्स जो हैं वो क्या है, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर सोडियम की एक एग्जांपल देखी जो कि सॉफ्ट है। फिर 3.3 में हमने क्या देखा कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो हमने क्या देखा है 3.3 में कि मैलेबिलिटी है ना, मैलेबिलिटी के बारे में देखा। और 3.4 में किसके बारे में देखा? 3.4 में हमने देखा डक्टिलिटी के बारे में, ओके। 3.3 में मैलेबिलिटी के बारे में देखा और 3.4 में डक्टिलिटी के बारे में देखा। फिर हमने अभी तक लास्ट की है 3.5। 3.5 में हम लोगों ने क्या देखा है कि गुड कंडक्टर्स। अभी देखो गुड कंडक्टर्स नहीं लिखूंगी पूरा, मैं फिर से वही अपना स्पेशल वर्ड यूज़ करने वाली हूँ, जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। याद करो हम ये किस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, सब ये सब का सब हम पढ़ रहे हैं अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो तो क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बनती नहीं जा रही हैं? इसीलिए तो कहती हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। सब क्वेश्चन के आंसर्स एनसीईआरटी से ही निकल जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 3.6 पे। 3.6 पे क्या कह रहा है, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक सेटअप कर दिया। प्लेस अ मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। याद करो क्लास में बताया है कि ये जो बैटरी है, ऐसा कुछ सर्किट बनाया था, बैटरी फिर बल्ब लगा दिया था और उसके बाद फिर स्विच लगा दिया था, है ना।
कर दिया था ऐसा। और यहाँ ये बोल रहा है ए और बी दो क्लिप्स लगाने को, ठीक है, ए और बी दो क्लिप्स लगाने को कह रहा है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। इस ए एंड बी के बीच में एक मेटल लगा दो जिसको भी टेस्ट करना है, और देखो क्या बल्ब जगता है या नहीं। क्लियरली एक डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे बैटरी लग गई है, यहाँ बल्ब भी लग गया है, ठीक है, और यहाँ पे स्विच है। पर अगर देखूं ध्यान से तो ये ए और बी ये कनेक्टेड नहीं है क्लिप्स, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ़्लो करेगी, बैटरी से अगर जा भी रही है कैसे फ़्लो करने वाली है ना। यहाँ एक मेटल लगा दिया, अब देखते हैं कि क्या ये फ़्लो करेगी भी या नहीं करेगी। क्या बल्ब ग्लो करना चाहिए, क्या बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। बल्ब ग्लो करेगा, ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा क्योंकि बीच में लगा है मेटल। और मेटल क्या है, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। You must have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride और a rubber like material। ये तो देखा ही है यार, कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर के ऊपर प्लास्टिक जैसा रबर जैसी एक वायर होती है ना, होता ही है ना। जैसे ये जो ये अगर ये जो वायर है ये ऐसी ऐसी वाली, ये थोड़ी मेटल होती है, इसके ऊपर तो एक कोटिंग होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग, है ना। ये क्यों है, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद दी सब्सटेंसेस। क्योंकि क्या होता है, ये जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो हम लोगों को इससे बचाने के लिए ये कोटिंग दी जाती है, क्योंकि हमें तो वायर पकड़ के ही प्लग इन करनी है ना, इसीलिए ये कोटिंग दी जाती है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमें ना शॉक लग जाए, हमें बचाने के लिए हमने ये कोटिंग दी है। What happens when a metal strike a hard surface? Do they produce sound? अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया 3.6। सबसे पहले यहाँ 3.6 कर लेते हैं। 3.6 में हमने क्या देखा कि गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक और पॉइंट बोल रहा है, 3.6 तो यहाँ तक ही थी, ठीक है। अब यहाँ एक और पॉइंट बोल रहा है, कह रहा है कि जब मैं मेटल को एक हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करूँगी तो क्या एक साउंड आएगी। याद करो वाटर बॉटल वाली या स्कूल बेल वाली एग्जाम्पल आएगी, ये स्ट्राइकिंग साउंड ही तो है, इसीलिए तो स्कूल बेल्स बनाई जाती हैं मेटल से। इसलिए हम कहते हैं कि द मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ऑन विद अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी स्नोरस। फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, the metals that produce a sound on striking with a hard surface are said to be sonorous। अब एक सवाल और आता है कि हमने तो बोला था कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, पर उसमें हमने एक्सेप्शंस भी देखी राइट। अब मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, है ना। ये जो अगली वाली एग्जाम्पल है इसमें हमने ये देख लिया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे मेटल्स जो गुड कंडक्टर्स नहीं हैं, ताकि हम यहाँ यूज़ कर सकें अपना ब्रह्मास्त्र जनरली। यहाँ पे जो कुछ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ मेटल्स जो हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं वो हैं लेड और मर्क्यूरी, ठीक है। लेड और मर्क्यूरी की एक्सेप्शन है, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अब एक देख लिया स्नोरस भी, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं मेटल की, कौन कौन सी, मेटालिक लस्टर, मेटल्स आर हार्ड, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्नोरस इन नेचर। अब चलते हैं आगे नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स की क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही, ठीक है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर ही ये पढ़ रहे हैं, ओके। अब ये क्या कह रहा है, इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स।
अब हमने ये पहले ही पढ़ा कि मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स तो बहुत कम है। ये बात तो मैंने आपको क्लास में भी बताई थी, ठीक है, कि मेटल्स कैसे हमारे पास अबंडेंस में है। और अबंडेंस से एक चीज़ मुझे याद आ रही है, आप लोग मुझे बता देंगे कि विच मेटल इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल, विच मेटल इज़ द मोस्ट abundant metal, which metal is the most abundant metal on earth। अर्थ के क्रस्ट में मेटल मिलते हैं, अगर याद हो तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अब इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो मोस्ट अबंडेंट है, ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ और आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर मिल जाना चाहिए। ओके, some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस कि हमें पता कैसे चलता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आगे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ओके। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैशियस एक्सेप्ट फॉर ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। अब इस पॉइंट को तो हाईलाइट करना बनता है कि नॉन मेटल्स जो है वो या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या गैशियस फॉर्म में होंगे, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। डू नॉन मेटल्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे हम लोग ये क्लैरिफाई करेंगे कि क्या नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह हैं। एक्चुअली में तो पहले ही डिस्कशन कर ली है हमने कुछ यहाँ पे कि ऐसा कुछ है तो नहीं, है ना, पर फिर भी चलो फिर से देखते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी 3.7 क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के सैंपल्स कहाँ से मिलने वाले हैं, कोल से, ग्रेफाइट से, ठीक है। सल्फर के सैंपल्स ले लो या फिर और आयोडीन के ले लो, और इसमें सेम वैसी एक्टिविटी करो जैसे 3.1 से 3.4 तक की थी और 3.6 वाली भी। 3.5 नहीं करनी है। अब हमें याद हो तो 3.1 वाली देखते हैं क्या है। 3.1 वाली में हमने क्या किया था कि हमने उसको रब किया था, उसके सरफेस को रब किया था, ठीक है। 3.2 वाली में हमने क्या किया था, 3.2 वाली में हमने उसे शार्प नाइफ से कट करने की कोशिश की थी, है ना। 3.2 वाली में हम इसे शार्प नाइफ से कट करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम ये सब कुछ कर किसके साथ रहे हैं, नॉन मेटल्स के साथ। सबसे पहले नॉन मेटल्स को क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन मेटल्स को रब करेंगे, ठीक है। कहीं लिखते हैं 3.1 में हम लोग नॉन मेटल्स को अब रब करेंगे, 3.2 में हम उसको कट करेंगे शार्प नाइफ के साथ, 3.3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हैमर से पीट दे रहे हैं, ओके। फिर 3.4 में क्या हो रहा है, वायर्स की बात कर रहा है। 3.4 में वायर्स, डक्टिलिटी की बात कर रहा था, है ना, डक्टिलिटी की बात कर रहा था, ओके। फिर उसके बाद 3.5 के लिए तो उसने हमें नहीं कहा, हीटिंग वाला जो था हमारा। उसके बाद 3.6 भी करने को कहा है, और 3.6 में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने मेटल रखा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे, नॉन मेटल रख लेंगे, ठीक है। 3.6 में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात कर रहे थे, तो नॉन मेटल रख देंगे। ये सब जब हम करेंगे ना तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स की तरह तो नहीं है। कैसे, अगर मैं किसी नॉन मेटल को रब कर दूं तो क्या वो लस्टरस हो जाएगा, शाइन आ जाएगी क्या, ऐसा तो नहीं होने वाला। कोल को अगर मैं रब कर दूं, से कार्बन बोली थी ना उसने एग्जाम्पल लेने को, तो कार्बन का कोल ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। इस कोल को अगर मैं रब करूँगी तो क्या ये शाइनी हो जाएगा, नहीं। 3.2 में हमें कहा था कट करने के लिए शार्प नाइफ से, तो क्या शार्प नाइफ से जब मैं कोल को कट करने की कोशिश करूँगी, कट हो जाएगा, पीसेस छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, सिमेट्रिकल तो नहीं बट टूट तो जाएगा। हैमर से जब मैं इस पर मारूंगी कोल पे, तो क्या ये शीट में कन्वर्ट होगा, नहीं, ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, है ना। डक्टिलिटी, क्या मैं इसकी, अभी सिर्फ कोल की ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना ताकि इजीली समझ आ जाए। क्या मैं कोल से वायर बना सकती हूँ क्या, मार मार के वायर तो नहीं बन पाएगी, ना ही शीट बन पाएगी। अगर मैं किसी सर्किट के बीच में कोल रख दूँ, जैसे ये सर्किट था, यहाँ पे अगर मैं कोल रख दूँ तो कंडक्टिविटी नहीं होने वाली है, ओके। तो ये जो एक्टिविटी 3.7 है जिसमें उसने हमें
एक्टिविटी 3.1 से 3.4 तक और 3.6 तक करने के लिए कहा था, किस पे, नॉन मेटल्स पे। इससे हमें ये पता चला कि नॉन मेटल्स जो है दे शो अपोजिट प्रॉपर्टीज़, दे शो अपोजिट प्रॉपर्टीज़ टू दैट ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें कहता है कि एक टेबल बनाने को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 का एक टेबल बनाने को, ये जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की है, डिस्कस, यहाँ पे जो भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे मेटल और नॉन मेटल की, इसको कंपाइल करने को कह रहे हैं कि एलिमेंट लिख लो और डिस्कस कर लो। अब मैं यहाँ पे मेटल लिख लेती हूँ, सीधा मेटल लिख लेती हूँ और नॉन मेटल लिख लेती हूँ, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल लिख लेती हूँ। नॉन मेटल में कार्बन ले लेते हैं और मेटल में कुछ भी ले लें, आयरन ले लें। सिंबल लिखने को कहा है तो Fe कर दो और C कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सरफेस पूछ रहे हैं। जब मैं आयरन की या मेटल की बात करूँगी तो मेरी टाइप ऑफ सरफेस क्या है, शाइनी या लस्ट्रस होगा, है ना। और जब मैं नॉन मेटल की बात करूँगी तो वो थोड़ी डल सरफेस होगी, है ना, कंपैरेटिवली डल सरफेस होने वाली है। हार्डनेस, अब ये जो है ये ब्रिटल होगा, मतलब जैसे ही मैं हथौड़ा मारूँ तो ये एकदम से टूटने वाला है ना, और ये तो हार्ड होता ही है मेटल। मैलेबिलिटी, हाईली मैलेबल, और ये नहीं है मैलेबल, है ना। मैलेबिलिटी होती क्या है, शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। डक्टिलिटी क्या होती है, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये हाईली डक्टाइल है और ये नहीं है हाईली डक्टाइल, ये लो है इन डक्टिलिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये तो बेचारे पुअर कंडक्टर, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्नोरिसिटी, इसमें हाई है, वही जो साउंड पीट पीट के आवाज़ जो निकालते थे वो, ये हाईली स्नोरस है और ये बेचारे नहीं हैं, ठीक है। ये टेबल हमने बना लिया। अब कह रहे हैं डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। अब ये डिस्कस तो कर ही लिया हमने ऑलरेडी। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। अब ये चीज़ तो है कि हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, इनको शॉन्टिंग तो नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल दे दूँ तो हार्डनेस में तो मेरे पास सोडियम भी था बट है तो वो मेटल, और कट तो जा रहा है वो चाकू से। तो फिर ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही तो सिर्फ मेरा सॉल्यूशन नहीं है कैरेक्टराइज करने के लिए, है ना, क्योंकि कह रहा है कि बहुत सारी एक्सेप्शंस है, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में हमने लेड की बात की है, मर्क्यूरी की बात की है, इज़न्ट इट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस की वजह से मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो मेरे पास मेटल और नॉन मेटल है, सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे मैं मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज नहीं कर सकती। जैसे अगर ये हार्ड, ये जो मेटल है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। पर क्या मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होता है क्या? मर्क्यूरी तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो ऐसी कुछ एक्सेप्शंस की ये बात कर रहा है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो किस फॉर्म में है, अभी मैंने बताया लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि गैलियम और सीशियम जो है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। दीज टू मेटल्स मेल्ट इफ़ यू कीप दैम ऑन योर पाम। अब देखो ये जो है ना, ये पॉइंट्स जो है ये MCQ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात हो रही है मर्क्यूरी की, ये नोट्स में लिख लेना। ये मर्क्यूरी जो है ये इसकी हेडिंग दे दो ऐसे एक्सेप्शंस। और मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. This is your first point. Then we have gallium and cesium. These two are very low in their melting point. They have very low melting points. Okay, this is your next point. Then iodine is a non-metal but lustrous. नमक, नमक में शाइन होती है, right? Iodine is a non-metal but lustrous. उसके बाद आयोडीन यहाँ नीचे लिख लेना, नॉन मेटल है बट ये लस्ट्रस है, ओके। फिर उसके बाद कार्बन इज़ अ नॉन मेटल बट दे कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स।
ये हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है बट वो अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, एलोट्रॉपी। याद करो, पढ़ा है एलोट्रॉपी। और कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं? डायमंड और डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, राइट? ये सब हमने पढ़ा था। ओके, diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance known and has very high melting and boiling point. अब कार्बन तो है जी नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ये जो डायमंड है ये तो हार्डेस्ट है। एक्सेप्शन हुई ना, ऑन दिस अर्थ, है ना। ग्रेफाइट जो है ये फिर से क्या है, नॉन मेटल है। और हमने देखा था कि ग्रेफाइट जो है दैट वाज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक काम करना, ज़रा मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये आप मुझे ज़रा बताना कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ठीक है? ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितने हैं जो ध्यान से सुनते हैं। ओके, अल्कलाई मेटल्स। अब ये जो अल्कलाई मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना। और इनकी लो डेंसिटीज़ होती हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो ये कुछ जैसे लिथियम, ये मेटल्स हैं, ओके। सोडियम, पोटेशियम, और एक्टिविटी सीरीज़ जो कि आगे भी आने वाली है पर हमने डिस्कस भी की है ऑलरेडी, उसमें भी ये दो हमने देखे थे, ये सबसे ऊपर पड़े हुए थे, है ना। ये सॉफ्ट हैं, इनकी लो डेंसिटी है और लो मेल्टिंग पॉइंट है। ये एक्सेप्शंस का अलग से टेबल बना लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ बन जाएंगे। ये जो एक्सेप्शंस हैं इनसे एमसीक्यूज़ तो बनने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, ठीक है। ये अभी तक हमारा हुआ है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ओके। हमने अभी तक किया है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं। अब हम जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इससे पहले ये जितना भी हमने अभी समझा है, इससे पहले ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया है, ओके। पहले पूछ रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा होता है भाई? मर्क्यूरी। कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ, दैट इज़ सोडियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? सिल्वर, इज इट? और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हमने दो देखे थे, लेड और मर्क्यूरी, है ना। ये तो बिल्कुल ही नहीं करता। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल मतलब कि शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है ना। और डक्टाइल का मतलब क्या है कि वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है, थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, और वो क्वेश्चन कौन सा रह गया था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वेजल्स बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर मेटल्स का हम यूज़ कर रहे थे। ये स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, आयरन में भी पर्टिकुलरली कास्ट आयरन। और मैंने कहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी डिस्कशन आगे करेंगे। अब इसकी डिस्कशन यहाँ पे ही हो चुकी है, बट फिर भी मोर प्रिसाइजली इसको बताने के लिए यही पर्टिकुलरली क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि कुछ रीजंस हैं, जैसे कि ये एक्सीलेंट हैं हीट कंडक्टिविटी के लिए, एक्सीलेंट हीट कंडक्टर्स हैं ये, ठीक है, एक्सीलेंट हीट कंडक्टर्स। ऑल्सो दीज अलो फास्टर कुकिंग,
ठीक है। एंड ऑल्सो इवन कुकिंग, हर जगह से खाना इवनली प्रिपेयर होता है, ठीक है, इन मेटल्स का यूज़ करने के बाद, अलॉयज़ या मेटल्स का यूज़ करने के बाद। अब कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि ड्यूरेबल हैं, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका। सपोज़ करो खाना बनाने के लिए मेटल कोई रख दिया, कोई वेसल रख दिया खाना बनाने के लिए, और उसको ही हीट कर रहे हैं, जब उसे हीट दे रहे हैं तो खाना बनने से पहले बेचारा मेटल ही मेल्ट होता जा रहा है। इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला तो चाहिए हमें, है ना। नॉन रिएक्टिव होते हैं ये जनरली, एल्यूमिनियम की बात तो छोड़ ही दो, बाकी जो है ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। इसीलिए कभी सुना होगा कि एल्यूमिनियम के वेजल्स को मना करते हैं बड़े लोग यूज़ करने से, है ना। बाकी वाले जो हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं, जनरली दे आर नॉन रिएक्टिव, ईजी टू क्लीन, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल जो हैं तो लॉन्ग लास्टिंग हैं, ज़्यादा देर तक चल जाते हैं। इसीलिए ये जो है वेजल्स हैं ये हमें आइडल टेम्परेचर में कुकिंग करना अलो करते हैं, इसीलिए हम लोग ये मेटल्स का यूज़ करके ये वेजल्स, कुकिंग वेजल्स जो हैं वो बनाते हैं। आई होप समझ में आई होगी। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो को जहाँ से जो पॉइंट समझ नहीं आया वहाँ पे फिर से रिपीट करके सुन लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जब तक समझ नहीं आता तब तक समझाऊंगी, ओके। अभी हमने पहले पार्ट में किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगले पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। इन नेक्स्ट पार्ट विल गो विद केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। 3 से 4 वीडियोस में हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बट एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वीडियो आने से पहले एटलीस्ट ये फिज़िकल प्रॉपर्टी वाले वीडियो देख के इसके नोट्स बना लेना, ताकि जब हम आगे चलें तो पीछे वाला सब क्लियर हो। और अगर कुछ क्लियर नहीं है तो वो आप मुझे पहले ही कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड कर सकूं, ओके। आई होप आपको ये सब समझ में आई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।